आज हम राजस्थान के एक ऐसे इलाके की गहराइयों में उतर रहे हैं जिसे सुनकर शायद यकीन न हो। एक ऐसा इलाका जिसे कभी राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाता था। हाँ, चरापूंजी मतलब बेहिसाब बारिश और चारों तरफ हरियाली। बिल्कुल, हम बात कर रहे हैं बांसवाड़ा के कुशलगढ़ क्षेत्र की। ये अपने घने जंगलों और भील आदिवासी समुदाय की सदियों पुरानी विरासत के लिए जाना जाता है। और हमारे सामने जो स्रोत हैं वो एक ऐसी तस्वीर पेश करते हैं जहाँ ये हरियाली और ये विरासत दोनों ही दांव पर लगी हैं। ये दस्तावेज दिखाते हैं कि कैसे तरक्की और पर्यावरण यहाँ एक दूसरे के आमने सामने खड़े हैं और इस टकराव की एक भारी कीमत चुकाई जा रही है। तो आज हमारी पड़ताल का मकसद यही है। हम इन स्रोतों के जरिए ये समझने की कोशिश करेंगे कि इस चेरापूंजी के जंगल आखिर क्यों कट रहे हैं, इनके पीछे कौन सी बड़ी ताकतें हैं। हाँ, और इसका असर वहाँ के मौसम, पानी, खेती पर क्या हो रहा है, और सबसे जरूरी, जो लोग सदियों से इन जंगलों को अपना घर कहते आए हैं, मतलब भील समुदाय, उनके जीवन पर, उनके अधिकारों पर इसका क्या प्रभाव पड़ रहा है। तो चलिए इस कहानी की परतों को एक एक करके खोलते हैं। जी। स्रोत साफ तौर पर 3 बड़ी वजहों की ओर इशारा करते हैं जो इस जंगल को खत्म कर रही हैं। पहली और सबसे सीधी वजह है मैंगनीज का खनन। हाँ, खासकर काला खूटा तांबेसरा बेल्ट में। और ये समझना जरूरी है कि ये कोई मामूली खनन नहीं है। नहीं, बिल्कुल नहीं। ये ओपन कास्ट माइनिंग है। इस शब्द का मतलब ही अपने आप में काफी कुछ बता देता है। क्या मतलब है इसका? इसका मतलब है कि किसी खास खनिज के लिए जमीन की पूरी ऊपरी परत को, जिसमें जंगल, पेड़ पौधे, उपजाऊ मिट्टी सब कुछ शामिल है, उसे पूरी तरह से खुरच कर हटा दिया जाता है। पूरी तरह से मतलब ये सिर्फ कुछ पेड़ काटने जैसा नहीं है। नहीं, ये तो ऐसा है जैसे किसी किताब का पूरा पन्ना ही फाड़ कर फेंक दिया गया हो। उसे आप वापस नहीं जोड़ सकते। अच्छा। बिल्कुल। ये उस जमीन के स्वरूप को स्थायी रूप से बदल देता है। स्रोत बताते हैं कि जिन जगहों पर यह खनन हो रहा है वो सीधे सीधे जंगल की जमीनें। तो आप कल्पना कीजिए, एक हरा भरा जंगल हमेशा के लिए एक गहरे बंजर गड्ढे में तब्दील हो जाता है। हाँ, और वहां का पूरा इकोसिस्टम, मतलब जीव जंतु, पानी सोखने की क्षमता, सब कुछ एक झटके में खत्म। खनन तो एक सीधा हमला हो गया, लेकिन रिपोर्ट में एक दूसरी वजह का भी जिक्र है। वो शायद उतनी सीधी न दिखे, पर उसका असर शायद और भी गहरा हो। आप रेलवे परियोजना की बात कर रही हैं? हाँ, रतलाम डूंगरपुर बांसवाड़ा लाइन। और सच कहूं, जब मैंने इससे जुड़े दस्तावेज देखे तो मैं हैरान रह गई। क्यों? इसके आधिकारिक दस्तावेजों में, मतलब सरकारी कागजों में, साफ साफ लिखा है कि इस लाइन का उद्देश्य क्षेत्र के खनिजों और वन संसाधनों का शोषण करना है। शोषण करना? एक्सप्लॉइटिंग द रिसोर्सेज, ये शब्द इस्तेमाल किया गया है। ये वाकई चौंकाने वाली बात है। आमतौर पे ऐसी परियोजनाओं को विकास या कनेक्टिविटी जैसे शब्दों से जोड़ा जाता है, लेकिन यहाँ उद्देश्य इतना साफ लिखा है। और इसका असर भी बहुत गहरा है। हाँ, आंकड़े बताते हैं कि सिर्फ एक हिस्से में ही 36 हेक्टेयर जंगल की जमीन इसके लिए इस्तेमाल हुई है। लेकिन असली चिंता की बात वो नहीं है। तो फिर असली चिंता क्या है? मेरा मतलब है, पटरी बिछाने से ज्यादा खतरनाक क्या हो सकता है? असली चिंता ये है कि ये रेलवे लाइन कहाँ से गुजरेगी। ये उन घने जंगलों के बीचों बीच से होकर गुजरेगी, उन अंदरूनी इलाकों तक पहुंच बनाएगी जहां पहले पहुंचना लगभग नामुमकिन था। अच्छा। सोचिए, ये अवैध कटाई करने वालों के लिए, जमीन पर कब्जा करने वालों के लिए एक नया दरवाजा खोलने जैसा है। मतलब जो जंगल अब तक अपनी दुर्गमता की वजह से बचे हुए थे, अब वो भी असुरक्षित हो जाएंगे। बिल्कुल। ये एक तरह से जंगल के दिल में एक हाईवे बनाने जैसा है। तो हमारे पास खनन है जो सीधे जंगल काट रहा है, और एक रेलवे लाइन है जो इसे और आसान बना रही है। लेकिन रिपोर्ट में एक तीसरे, ज्यादा अप्रत्यक्ष कारण का भी जिक्र है। वो शायद उतना साफ नजर नहीं आता। माही बांसवाड़ा परमाणु ऊर्जा परियोजना। हाँ, 42,000 करोड़ रुपए का एक बहुत बड़ा प्रोजेक्ट। जी। और इसका असर थोड़ा अलग है। इसे हम डोमिनो इफेक्ट कह सकते हैं। डोमिनो इफेक्ट कैसे? देखिए, जब इतने बड़े प्रोजेक्ट के लिए जमीन का अधिग्रहण होता है तो हजारों परिवार विस्थापित होते हैं। उन्हें अपनी जमीन और घर छोड़ने पड़ते हैं। सही बात है। रिपोर्ट के मुताबिक ये विस्थापित परिवार, जिनके पास आजीविका का कोई और साधन नहीं बचता, वो अक्सर पास के कुशलगढ़ जैसे जंगलों में जाकर बसने और खेती करने के लिए मजबूर हो जाते हैं। यानी विकास की कीमत कोई और चुका रहा है और कहीं और चुका रहा है। ये तो एक छिपी हुई लागत, एक हिडन कॉस्ट हो गई। ठीक, यही बात है। एक जगह परमाणु संयंत्र लगाने का असर मीलों दूर जंगल पर पड़ रहा है, क्योंकि बेघर हुए लोगों के पास कोई और चारा ही नहीं है। बिल्कुल।
ये एक ऐसा दबाव है जो आधिकारिक तौर पर शायद कभी गिना भी नहीं जाता, लेकिन ये जंगल पर लगातार बोझ बढ़ा रहा है। तो ये 3 ताकतें, खनन, रेलवे और विस्थापन, मिलकर उस हरे भरे क्षेत्र को धीरे धीरे खत्म कर रही हैं। जी और इन सब गतिविधियों का मिलाजुला असर पर्यावरण पर कितना भयानक हो रहा होगा, इसका अंदाजा लगाना मुश्किल नहीं है। हाँ, रिपोर्ट में फॉरेस्ट सर्वे ऑफ इंडिया के कुछ आंकड़े हैं जो बताते हैं कि जिले में बहुत घने जंगल यानी वेरी डेंस फॉरेस्ट अब लगभग खत्म हो चुके हैं। लगभग खत्म। जो बचा है वो ज्यादातर खुली झाड़ियों वाला इलाका है। और इसके जमीनी नतीजे बहुत गंभीर हैं। हाँ, 2 बड़े परिणाम हैं जो एक दूसरे से बहुत गहरे जुड़े हुए हैं। पहला है मिट्टी का कटाव। मिट्टी का कटाव। जैसा कि आपने बताया, कुशलगढ़ का इलाका पहाड़ी और ऊबड़ खाबड़ है। पहले जब घने जंगल थे तो पेड़ और उनकी जड़ें मिट्टी को पकड़कर रखती थीं, एक स्पंज की तरह काम करती थीं। अच्छा। बारिश का पानी धीरे धीरे जमीन में रिसता था। और अब पेड़ नहीं है, तो जब भारी बारिश होती है, पानी बेरोक टोक तेजी से ढलानों पर बहता है और अपने साथ सबसे कीमती चीज उपजाऊ मिट्टी को बहाकर माही नदी में ले जाता है। तो इससे तो दोहरी मार पड़ती होगी। बिल्कुल, एक तो खेत बंजर हो रहे हैं और दूसरा ये मिट्टी नदी और स्थानीय तालाबों में जमा हो जाती है, जिससे उनकी पानी सहेजने की क्षमता कम हो रही है। और यहीं पर वो विडंबना सामने आती है जिसका जिक्र हमने शुरू में किया था। हाँ, राजस्थान का चेरापूंजी कहा जाने वाला इलाका, जहां बारिश तो अच्छी होती है लेकिन गर्मियों में पानी की भयानक किल्लत से जूझता है। क्योंकि पानी रोकने वाले स्पंज यानी जंगल तो रहे ही नहीं, पानी बरसता है और बह जाता है। बिल्कुल, ये एक क्लासिक इकोलॉजिकल आपदा का उदाहरण है। जी, और इसका सीधा असर लोगों की थाली पर, उनकी खेती पर पड़ा है। कैसे? रिपोर्ट में एक बहुत ही खूबसूरत पारंपरिक खेती के तरीके का जिक्र है, जिसे हांगड़ी खेती कहते हैं। हांगड़ी खेती, ये क्या है? यह एक टिकाऊ मिश्रित फसल प्रणाली थी। एक ही खेत में एक ही साथ मक्का, कई तरह की दालें और सब्जियां उगाई जाती थीं। अच्छा, एक साथ सब कुछ। हाँ, इससे मिट्टी की उर्वरता बनी रहती थी, अलग अलग पोषक तत्व मिलते थे, और अगर एक फसल किसी वजह से खराब भी हो जाए तो बाकी फसलें किसान को सहारा देती थीं। यह खाद्य सुरक्षा का एक बेहतरीन देसी मॉडल था। सुनने में तो ये बहुत ही समझदारी भरा तरीका लगता है। तो फिर इसमें क्या बदलाव आया? बदलाव ये आया कि बाजार और सरकारी नीतियों ने किसानों को नकदी फसलों की ओर धकेल दिया। मतलब? अब हांगड़ी खेती की जगह सोयाबीन और बीटी कॉटन जैसी फसलों की मोनोकल्चर ने ले ली है। मतलब पूरे के पूरे खेत में सिर्फ एक ही फसल। और इसका नतीजा? नतीजा ये हुआ है कि न केवल स्थानीय बीजों की हजारों किस्में गायब हो गई हैं, बल्कि मिट्टी के पोषक तत्व भी बुरी तरह खत्म हो रहे हैं। और मुझे लगता है कि इसका आर्थिक असर भी होता होगा। बहुत ज्यादा। अब किसान को हर साल बाजार से महंगे हाइब्रिड बीज, रासायनिक खाद और कीटनाशक खरीदने पड़ते हैं। तो लागत बढ़ गई। लागत बढ़ गई, और अगर फसल खराब हो गई या बाजार में दाम नहीं मिला तो किसान सीधे कर्ज के जाल में फंस जाता है। ये तो एक दुष्चक्र है। हाँ, एक ऐसा चक्र है जिससे निकलना लगभग नामुमकिन है। रिपोर्ट इसे कृषि संकट की जड़ बताती है। तो एक तरफ जंगल खत्म हो रहे हैं, जिससे पानी की समस्या पैदा हो रही है। जी, दूसरी तरफ खेती का पारंपरिक तरीका खत्म हो रहा है, जिससे किसान कर्ज में डूब रहा है। लेकिन इस सब का मानवीय पहलू क्या है? इसका सबसे ज्यादा असर किस पर पड़ रहा है? इसका सबसे भारी और सीधा असर पड़ रहा है इस क्षेत्र के मूल निवासी भील समुदाय पर। ये उनकी जमीन है, उनका जंगल है, उनकी पहचान का हिस्सा है। और यहाँ एक बहुत ही महत्वपूर्ण कानूनी और नैतिक सवाल उठता है, और वो है वन अधिकार अधिनियम यानी FRA का। हाँ, ये 2006 का एक ऐतिहासिक कानून है। जहां तक मैं समझती हूँ इसका मकसद ही यही था कि आदिवासियों को उनकी पारंपरिक जमीनों पर कानूनी अधिकार देकर उनके साथ हुए ऐतिहासिक अन्याय को सुधारा जाए। बिल्कुल, यही इसका मकसद था। लेकिन जो आंकड़े रिपोर्ट में दिए गए हैं वे स्तब्ध करने वाले हैं। क्या आंकड़े हैं? बांसवाड़ा में भील समुदाय द्वारा अपनी पारंपरिक जमीनों पर हक के लिए दायर किए गए लगभग 16,000 दावों को खारिज कर दिया गया है। 16,000? ये बहुत बड़ी संख्या है। जी, इसका मतलब क्या हुआ जमीनी स्तर पर एक परिवार के लिए? आप पीढ़ियों से जिस जमीन पर खेती कर रहे हैं, अचानक एक दिन आपको बताया जाता है कि ये आपकी नहीं है। इसका मतलब यह है कि आप अपनी ही जमीन पर अतिक्रमणकारी या एनक्रोचर बन जाते हैं। अपनी ही जमीन पर? आप लगातार एक डर के साए में जीते हैं। ये तो बहुत ही अजीब स्थिति है, जहां कानून जो उनकी रक्षा के लिए बनाया गया था, उन्हीं के खिलाफ एक हथियार की तरह इस्तेमाल होता दिख रहा है। सही कहा आपने। और ये सिर्फ जमीन का मामला नहीं होगा, ये तो उनकी पूरी जिंदगी, उनकी आजीविका से जुड़ा होगा। निश्चित रूप से।
रिपोर्ट इसे आजीविका का अपराधीकरण कहती है। आजीविका का अपराधीकरण। हाँ, भील समुदाय की अर्थव्यवस्था सिर्फ खेती पर नहीं बल्कि लघु वनोपज पर भी बहुत ज्यादा निर्भर है। महुआ के फूल, तेंदू के पत्ते, शहद, गोंद, ये सब उनकी आर्थिक सुरक्षा का आधार है। और जब जंगलों की बाड़बंदी कर दी जाती है, तो इन संसाधनों तक उनकी पहुंच अचानक खत्म हो जाती है। जो चीज सदियों से उनका अधिकार था, अब उसे इकट्ठा करना चोरी माना जा सकता है। जाहिर है, इस तरह के अन्याय के खिलाफ प्रतिरोध भी होता होगा। क्या रिपोर्ट में इसका भी जिक्र है? हाँ, और ये प्रतिरोध बहुत पुराना और गहरा है। रिपोर्ट हमें 1913 के मानगढ़ नरसंहार की याद दिलाती है। जलियांवाला बाग से भी पहले? उससे भी पहले समाज सुधारक गोविंद गुरु के नेतृत्व में हजारों भील अपने अधिकारों के लिए मानगढ़ की पहाड़ी पर इकट्ठा हुए थे। अंग्रेजों और स्थानीय रियासतों ने उन पर गोलियां चला दी थीं। और स्रोत बताते हैं कि इस नरसंहार में 1500 से ज्यादा भील मारे गए थे। 1500 से ज्यादा? 1500 लोग। ये संख्या सोचने पर मजबूर करती है कि ये संघर्ष कितना पुराना और गहरा है। ये कोई नई लड़ाई नहीं है। बिल्कुल नहीं। और ये प्रतिरोध की भावना आज भी जिंदा है। अच्छा? हाँ, हाल के वर्षों में जब परमाणु संयंत्र के लिए भूमि अधिग्रहण की कोशिशें हुई तो आदिवासियों ने इसका पुरजोर विरोध किया। रिपोर्ट में बताया गया है कि उन्हें पुलिस की कार्रवाई का सामना करना पड़ा, लाठीचार्ज और आंसू गैस का भी इस्तेमाल हुआ। लेकिन वे डटे रहे। हाँ, वे अपनी पुरखों की जमीन को बचाने के लिए डटे रहे। क्या रिपोर्ट सिर्फ समस्याएं ही गिनाती है या फिर जमीनी स्तर पर इससे लड़ने की कोई कोशिश भी हो रही है? क्या इस अंधेरे में उम्मीद की कोई किरण है? बिल्कुल है। और सबसे अच्छी बात यह है कि उम्मीद जमीनी स्तर से ही आ रही है। कैसे? रिपोर्ट में वागधारा जैसे स्थानीय गैर सरकारी संगठनों के काम का विशेष रूप से उल्लेख है। ये संगठन समुदायों को जैविक खेती और जीरो बजट प्राकृतिक खेती की ओर लौटने के लिए प्रोत्साहित कर रहे हैं। ये एक तरह से जड़ों की ओर लौटना हुआ, उसी हांगड़ी खेती वाले दर्शन की तरफ। हाँ, ये उसी दर्शन का एक आधुनिक रूप है। ये आंदोलन छोटे बाजरा मतलब मिलेट्स जैसी स्वदेशी फसलों को फिर से जिंदा कर रहा है, जो न केवल पौष्टिक है बल्कि इस क्षेत्र की जलवायु के लिए भी उपयुक्त है। बिल्कुल। ये बाजार पर निर्भरता कम करके खाद्य प्रणालियों पर आदिवासी संप्रभुता को फिर से हासिल करने का एक प्रयास है। ये सिर्फ खेती का तरीका बदलना नहीं है। नहीं, ये अपनी पहचान और आत्मनिर्भरता को वापस पाने की लड़ाई है। ये तो उस धारणा को सीधी चुनौती है कि औद्योगिक कृषि और नकदी फसलें ही विकास का एकमात्र रास्ता है। सही बात है। ये दिखाता है कि एक वैकल्पिक, टिकाऊ और सम्मानजनक मॉडल भी संभव है। क्या रिपोर्ट में कुछ ठोस सिफारिशें भी की गई हैं? हाँ, सिफारिशें बहुत स्पष्ट और व्यवहारिक हैं। पहली और सबसे जरूरी, खारिज किए गए उन 16,000 वन अधिकार दावों की तुरंत एक निष्पक्ष समिति द्वारा समीक्षा की जाए। अच्छा। दूसरी, खनन पट्टों या किसी भी बड़ी परियोजना को मंजूरी देने से पहले पेसा कानून के तहत ग्राम सभा की सहमति को अनिवार्य किया जाए। पेसा कानून, ये तो पहले से ही मौजूद है ना? ये अनुसूचित क्षेत्रों में ग्राम सभाओं को प्राकृतिक संसाधनों पर फैसला लेने का अधिकार देता है। कानून तो है, तो फिर इसे लागू क्यों नहीं किया जा रहा? यही सबसे बड़ा सवाल है। कानून किताबों में तो है, लेकिन जमीन पर उसकी आत्मा को लागू नहीं किया जाता। रिपोर्ट इसी कमी की ओर इशारा करती है। और तीसरी सिफारिश? तीसरी सिफारिश ये है कि सरकार रासायनिक खेती को सब्सिडी देने के बजाय हांगड़ी खेती जैसे टिकाऊ और पारंपरिक मॉडल को वित्तीय और तकनीकी समर्थन दे। तो आज की ये पड़ताल हमें एक ऐसे दौराशे पर लाकर खड़ा करती है जहां एक तरफ खनिज, जंगल और पानी जैसे बेशकीमती प्राकृतिक संसाधन हैं, और दूसरी तरफ विकास का एक ऐसा मॉडल है जो इन संसाधनों का शोषण करके ही आगे बढ़ रहा है। और इसकी कीमत चुका रहे हैं वही लोग जो सदियों से इन संसाधनों के रक्षक रहे हैं। ये एक दूसरे से जुड़ी कई समस्याओं की एक जटिल कहानी है। रिपोर्ट ये बहुत अच्छे से दिखाती है कि कैसे वनों की कटाई से मिट्टी का कटाव और पानी का संकट पैदा होता है, जिससे कृषि संकट गहराता है। और जब खेती चौपट होती है तो सामाजिक संघर्ष और मानवाधिकारों का हनन होता है। ये सब एक ही चक्र का हिस्सा है। और ये पूरी चर्चा हमें एक बहुत ही बुनियादी सवाल पर सोचने के लिए मजबूर करते हैं। विकास का असली मतलब क्या है और ये विकास आखिर किसके लिए? बिल्कुल। और जब एक रेलवे लाइन जैसी विकास परियोजना का आधिकारिक उद्देश्य ही संसाधनों का शोषण करना बताया जाता है, तो ये हमें सिर्फ उस एक परियोजना पर नहीं बल्कि प्रगति को मापने के हमारे पूरे पैमाने पर ही सवाल उठाने के लिए मजबूर करता है।